नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ही के देश भारत में एक राज्य और उस राज्य का एक गांव ग्रेटर सीरिया बन गया, क्या आपको यकीन होगा? शायद नहीं होगा, लेकिन यह सत्य है कि आपके ही देश भारत का एक गांव कट्टर इस्लामिक आतंकवादी समूहों का तो उद्गम स्थल सीरिया, इराक, इस तरीके का जो देश है, उसी तरीके से आपके देश का भी एक गांव ग्रेटर सीरिया बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के एक गांव पंडगा का। जी हाँ, दरअसल इस गांव का नाम पंडगा है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वह गांव एक इस्लामिक गांव, जहां पर पूरी तरह से इस्लामिक शरिया लागू कर दिया गया, वह ग्रेटर सीरिया बन गया। और इसका खुलासा इस देश का सबसे बड़ा जांच एजेंसी, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों का जांच करता है, आतंकी गतिविधियों को ट्रेस करता है, उसको पकड़ता है, एनआईए ने किया है। समझ जाइए कि आपका देश किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरीके से इस देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट का बादल मंडरा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार 9 दिसंबर को 2023 को ही देश के कई इलाकों में छापेमारी किया था। इसी दौरान महाराष्ट्र से भी कई संदिग्धों को उठाया गया, जिसमें एक साकिब नाचन नाम का पुराना आईएसआईएस का आतंकवादी है, जो केरल के ही एक जिहादी आतंकवादी कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन सिमी का भी राष्ट्रीय सचिव रह चुका है। उस साकिब नाचन को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया। वह साकिब नाचन पहले भी भारत में 2 आतंकी हमलों में शामिल रह चुका है, जिसके लिए उसको सजा भी हुआ था, लेकिन वह जमानत में था और फिर से वह भारत के खिलाफ उससे भी बड़ा साजिश का तैयारी कर रहा था। और सिर्फ वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बेटा भी था। उसका बेटा भी गिरफ्तार किया गया है। अब्बा औलाद की इस जोड़ी पर अन्य कट्टरपंथी संगठनों के साथ मिलकर भारत में आईएसआईएस का नेटवर्क खड़ा करने और आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। साकिब नाचन के षड्यंत्र का लेवल ऐसे समझ सकते हैं कि उसने महाराष्ट्र के गांव पांडगा को अल शाम घोषित कर दिया था। अल शाम का मतलब होता है ग्रेटर सीरिया, आजाद क्षेत्र। यानी कि आपके अपने ही देश में एक ऐसा गांव था जिसको इस साकिब नाचन ने एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया था, ग्रेटर सीरिया घोषित कर दिया था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों का शासन हुआ होगा। जी हाँ, इसका सपना देखिए। आप सभी लोगों ने सुना था कि इस देश में एक पीएफआई नामक आतंकवादी संगठन था, जो गजवाए हिंद का सपना पाल रहा था और वो गजवाए हिंद की तैयारी कर रहा था। लेकिन यह साकिब नाचन उससे भी 2 कदम आगे जाते हुए एक गांव को ग्रेटर सीरिया बना दिया, घोषित कर दिया भाई गांव को कि यह इस्लामिक गांव है, यह स्वतंत्र है भारत से। समझ जाइए इस व्यक्ति का सोच कैसा था, क्या था, ये किस तरीके से भारत को खोखला करने की तैयारी कर रहा था, कितना बड़ा साजिश कर रहा था देश के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किया गया 63 वर्षीय साकिब नाचन एनआईए की नजर में मुख्य साजिश करता है। वह मूल रूप से मुंबई के ठाणे जिले के बोरीवली का रहने वाला है। नाचन 3 बच्चों का अब्बा है, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। साकिब प्रतिबंधित संगठन सिमी का सचिव भी रह चुका है। साकिब का कनेक्शन भगोरे आतंकी जाकिर नाइक से भी है। वह युवाओं को जिहाद के लिए उकसाता था और खलीफा का राज लाने के लिए बैयत कसम दिलाता था। और इस देश में जितने भी मुस्लिम कंट्रियों में लड़ाई हो रहा है, एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्रियों को मार रहा है, काट रहा है, आपस में जो मुसलमान लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, वह इसी खिलाफत के चक्कर में ही है। हर एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना
खलीफा थोपना चाहते हैं। हर एक देश चाहता है कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा मानो, चाहे तुर्की हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, लीबिया हो, ये जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी जो देश है जहां पे इस तरीके का आतंकवादी समूह रहता है, सबका सब इसी बात के लिए लड़ता है और उसी तरीके का यह तैयारी भारत में कर रहा था। आरोप है कि साकिब नाचन युवाओं को आईएसआई के तौर तरीके सिखाने का प्रयास करता था, जिससे देश में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। साकिब पर जांच एजेंसियों की नजर साल 1990 से थी। उस पर आतंकवाद से जुड़े दर्जनों केस हैं, जिसमें से दो में उसे अदालत से भी सजा मिल चुकी है। साकिब को साल 1997 में आतंकी वारदातों की साजिश रचने के आरोप में मुंबई कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया था। तब साकिब का खालिस्तानी आतंकियों से भी कनेक्शन सामने आया था। इसके बाद साकिब को मुंबई में साल 2002-3 के दौरान हुए तीन बम धमाकों में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपित बनाया। 1 दर्जन लोगों की जान लेने वाले ये धमाके मुंबई सेंट्रल, बिलेपोर्ले और मुलुंड में हुए थे। धमाके में 100 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। इस मामले में भी साल 2016 में साकिब को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। पहली और दूसरी सजाएं एक साथ चलने की वजह से साकिब 2017 में जेल से रिहा हो गया। समझिए, इस देश में आतंकियों के लिए भी कानून कितने लचीले हैं। इस तरीके का कानून व्यवस्था बनाया गया है इस देश में कि एक व्यक्ति को 10 साल का सजा होता है और अलग घटनाओं के लिए होता है, लेकिन उससे पहले जो दूसरे घटनाओं के लिए उसने सजा काटा था, इस सजा को भी उसी के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे इस व्यक्ति को सजा होने के बावजूद भी ये जेल से बाहर हो जाता है। यह कानून के लूप होल्स है हमारे यहाँ। साकिब बम बनाने में माहिर माना जाता है। वह अन्य युवाओं को न सिर्फ बम बनाने बल्कि उसका परीक्षण और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ब्लास्ट करने की भी ट्रेनिंग देता है। वहीं साकिब का बेटा शामिल नाचन भी अपने अब्बा के नक्शे कदम पर चल रहा है। अगस्त 2023 में ही एनआईए नाचन को भी गिरफ्तार कर चुकी है। साकिब और उसका अब्बा साकिब ने अपने मुंबई बोरीवली स्थित घर को आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर पॉइंट के तौर पर प्रयोग किया था। शामिल नाचन जुल्फिकार अली बरोरावाला, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, सिमाब नसरुद्दीन काजी और अब्दुल कादिर पठान और कुछ अन्य संदिग्धों के साथ मिलकर आईएसआईएस मॉड्यूल खड़ा कर रहा था। इस गैंग में इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी अल सुबह आतंकवादी संगठन के सदस्य थे जो फरार चल रहे हैं। और इन लोगों के घर से जो बरामद हुआ है सामान, वह बड़े साजिश की तरफ इशारा करता है कि इन लोगों का साजिश कितना गहरा था और कितना बड़ा था। इन लोगों के पास से छापेमारी में जो सामान मिला है, उसमें 1 पिस्तौल, 2 एयरगन, 8 तलवारें, चाकू, 2 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, 30 सीडी, 38 मोबाइल फोन, 10 मैगजीन किताबें और 68,03,800 रुपये नगद और 51 हमास के झंडे जब्त किए गए। समझ जाइए, इस तरीके का तैयारी इस देश में कुछ लोग कर रहा है, चाहे वो पीएफआई हो या सिमी हो या सिमी से जुड़े हुए वो लोग हो। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी संगठन को बैन कर सकते हैं, जैसे पीएफआई बंद हो गया या सिमी पे बैन हो गया, पीएफआई पे बैन हो गया, लेकिन उनमें जो काम करने वाले लोग थे, जो उन संगठनों के लिए काम करते थे, उन लोगों का क्या? आप संगठन बंद कर देने से क्या हो जाएगा आपको? आप अगर संगठन को बंद कर देते हैं तो उससे क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि उस संगठन के लिए जो लोग काम करता था, वो जब तक खुला रहेगा तो वो उस संगठन में नहीं करेगा, कोई दूसरे संगठन में करेगा, और ना संगठन कोई बनाएगा तो बेगर संगठन बनाए करेगा, अंडरग्राउंड होकर तैयारी करेगा, और जिस दिन उसको मौका मिलेगा उसी तरीके से हमला करेगा जिस तरीके से अभी हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे किया था। यह जो साकिब नाचन है, इनके पास से 40 ड्रोन भी मिला था, जिन ड्रोनों के माध्यम से यह मुंबई पे हमला करने का योजना बना रहा था। आप समझ जाइए कि अगर मुंबई के ऊपर 40 ड्रोन से एक बार अगर हमला कर दिया जाए
तो यह कितना बड़ा घटना हो सकता था, इसको कंट्रोल करने में कितना वक्त लग सकता था। यह उसी तरीके का स्थिति होता जिस तरीके से हमासियों ने इजराइल पे सुबह सुबह 6 से 7 बजे के बीच, जब पूरे इजराइल के लोग सो रहे थे, उसके ऊपर 5000 रॉकेट से तबातोड़ हमला किया। यह कुछ उसी तरीके का तैयारी यह साकिब नाचन कर रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में रह रहे हैं और रहकर इस तरीके का तैयारी कर रहा है देश के खिलाफ। और अभी जो संसद में हमला हुआ है, उस संसद हमले में जो आरोपी पकड़े गए हैं, उसको लेकर बहुत सारे दलाल, चाहे वो कांग्रेसी हो या कांग्रेसी के पालतू कुत्ते हो, वो सब ये एक नैरेटिव चला रहा था कि अगर इन हमलावरों में कोई मुसलमान होता तो क्या होता। अरे दलाल, अगर कोई मुसलमान होता तो वह साकिब नाचन की तरह होता, वो कोई शरीफ नहीं होता। और अगर इन हमलावरों में कोई मुसलमान होता तो अब तक इस देश का जो सेकुलर गिरोह है, उनका जो वकील है प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दब्बे, इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये सब के सब अब तक सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के लिए पिटीशन लगा चुका होता। और अगर ये लोग नहीं लगाता तो इस देश में जो सबसे बड़ा एक आतंकियों का संरक्षक है, जो सिर्फ आतंकवादियों का ही केस लड़ता है, आतंकवादियों को ही मदद करता है, आर्थिक रूप से मदद करता है, कानूनी तौर पे मदद करता है, वह जमीयते उलेमा हिंद। वह जमीयते उलेमा हिंद जो अहमदाबाद बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को अहमदाबाद कोर्ट ने फांसी का सजा सुनाया, और उधर सजा सुनाया और इधर जमीयते उलेमा हिंद ने यह घोषणा कर दिया कि उन सभी आतंकवादियों का केस हम लड़ेंगे। तो उसी तरीके से वह सबसे पहले आया होता कि हम इन आतंकवादियों का केस लड़ेंगे, हम इनको कानूनी मदद देंगे, आर्थिक मदद देंगे। अगर मुसलमान होता तो, अगर मुसलमान होता तो उसी तरीके से प्रशांत भूषण और इस देश के बड़े बड़े सेकुलर गिरोह राष्ट्रपति के पास पत्र लिखता, जिस तरीके से याकूब मेमन की को फांसी रुकवाने के लिए लिखा था। अगर मुसलमान होता तो उसी तरीके से सोनिया गांधी कंधे पे कंधा रख के रोती, जिस तरीके से बटला हाउस एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन के लिए रोया था। इस देश के ऊपर बहुत बड़ा गंभीर संकट है, जिसको इस देश का कुछ सेकुलर दलाल गंभीरता से ना तो खुद लेता है और ना ही इस देश के दूसरे लोगों को लेने देता है। यह जो साकिब नाचन जो तैयारी कर रहा था, वह कोई छोटा मोटा तैयारी नहीं था, वह पूरी तरह से वह हमास वाला तैयारी था। जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे एक तरफा 5000 रॉकेट से हमला किया, उसी तरीके का इसका प्लान मुंबई में था, महाराष्ट्र में था कि एक साथ 40 ड्रोन से हमला करेंगे। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो शुक्र है कि इस समय देश में ऐसा सरकार है कि अपने जांच एजेंसियों को इतना एक्टिव कर रखा है कि कोई भी साकिब नाचन या कोई भी याकूब मेमन या अजमल कसाब दोबारा इस देश में आंख उठाकर देखने का हिम्मत नहीं कर पाता है। उनके किसी भी तरह के हरकत से पहले ही उन तक यह सरकार पहुंच जाता है और उनको उनके किए का सजा मिलता है, दिलवाता। नहीं तो न जाने अब तक इस देश में जिस तरीके का ट्रेंड था बम ब्लास्ट का, कितने सैकड़ों की संख्या में बम ब्लास्ट हुए होते। यह वास्तविकता था इस देश का। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।